सोचिए, दुनिया के मंच पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अंधेरे से निकलकर अचानक रोशनी में आ जाते हैं। एक गुमनाम सा केजीबी एजेंट जो देखते ही देखते 21वीं सदी की कहानी को ही बदलने वाला था। पर सवाल यह है कि आखिर उसे चलाता क्या है? कौन सी वो रणनीति है, कौन सी वो प्लेबुक है जो उसे सत्ता के शिखर तक ले गई? आज हम उसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे जिसे द पुतिन प्लेबुक कहते हैं। ये शब्द खुद पुतिन के हैं। एक जासूस हजारों लोगों की किस्मत का फैसला कर सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका कोर बिलीफ था, दुनिया को देखने का उनका नजरिया कि इतिहास को कुछ गिने चुने लोग पर्दे के पीछे से लिखते हैं। और यही सोच, यही मानसिकता उनकी हर चाल की बुनियाद बनने वाली थी। सत्ता की सीढ़ी पर उनकी चढ़ाई बहुत तेज और बहुत बेरहम थी। 1998 में एफएसबी का कंट्रोल, ठीक एक साल बाद पूरे देश का। 2014 में एक पड़ोसी देश का हिस्सा छीन लिया गया और 2022 में एक आमने सामने की जंग। हर कदम एक चेतावनी थी, हर चाल पिछली से ज्यादा बड़ी और दुस्साहसी। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर प्लेबुक का एक ओरिजिन होता है। पुतिन की प्लेबुक को समझने के लिए हमें केजीबी की उन गहरी परछाइयों में वापस जाना होगा जहां एक युवा जासूस ने सत्ता और उसके ढह जाने का अपना पहला और सबसे बड़ा सबक सीखा। केजीबी ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नहीं था, ये एक पूरी सोच थी, एक वर्ल्ड व्यू। इस मानसिकता की आंखों से दुनिया को देखें तो यहां कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ मतलब के साथी होते हैं। ये एक जीरो सम गेम है। अगर पश्चिम जीतता है तो इसका मतलब है कि रूस हारता है। ये सोच पुतिन के डीएनए में बस गई थी। साल था 1989। जगह थी ड्रेसडन। बर्लिन की दीवार गिर रही थी और उसके साथ ही पूरा सोवियत साम्राज्य। एक युवा केजीबी ऑफिसर पुतिन सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे ताकत रातों रात हाथ से रेत की तरफ फिसल सकती है। यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल घटना नहीं थी, ये एक पर्सनल सदमा था। एक ऐसा डर जो उन्हें हमेशा सताएगा, एक कमजोर देश का डर। जब गुस्से से भरी भीड़ ने उनके हेडक्वार्टर को घेर लिया तो उनके पास कोई फौज नहीं थी, सिर्फ उनका दिमाग था। उन्होंने झूठ बोला, कहा कि वो तो बस एक ट्रांसलेटर हैं, और ये काम कर गया। यहीं उन्होंने अपना पहला नियम सीखा, जब ताकत काम ना आए तो धोखा काम आता है। ये एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी नहीं भूले। जर्मनी के उस राख से निकलकर वो एक ऐसे रूस में लौटे जो पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ था। लेकिन इसी बर्बादी में उन्हें एक मौका दिखा, एक टूटे हुए राष्ट्र को फिर से बनाने का, अपनी छवि में। ये सत्ता के वास्तुकार के उदय का समय था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, 3 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, चेचेनिया में एक क्रूर युद्ध जिसने उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर पेश किया। दूसरा, उन ताकतवर ओलिगार्क्स को काबू में करना जो देश की दौलत को कंट्रोल करते थे। और तीसरा, कहानी पर कंट्रोल करना, मतलब टीवी और मीडिया को क्रेमलिन की आवाज बनाना। तो उन्होंने रूसी लोगों के सामने एक सीधा सादा सौदा रखा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वादा, स्थिरता और समृद्धि। 90s के दशक की अराजकता खत्म। इसकी कीमत आजादी। इंडिपेंडेंट मीडिया को चुप करा दिया जाएगा, चुनाव बस एक औपचारिकता बन के रह जाएंगे। और रूस के लोगों ने यह सौदा मंजूर कर लिया। हर नए शासक को एक मिसाल पेश करनी पड़ती है, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। पुतिन ने चुना रूस के सबसे अमीर आदमी को, मिखाइल खोडोरकोव्स्की। उसे सरेआम जलील किया गया, उसकी कंपनी छीन ली गई और उसे जेल में डाल दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ और क्रूर था, या तो वफादार रहो या फिर बर्बाद हो जाओ। बाकी ओलिगार्क्स तक संदेश पहुंच चुका था। घर में सब कुछ कंट्रोल करने के बाद पुतिन ने अपनी निगाहें बाहर की तरफ फेरी। अब वक्त था उसी प्लेबुक को ग्लोबल चेसबोर्ड पर इस्तेमाल करने का और कोल्ड वॉर के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को सीधी चुनौती देने का। 2008 में जॉर्जिया पर हमला एक टेस्ट केस था। पुतिन ये जांच रहे थे कि वेस्ट की रेड लाइंस कितनी मजबूत हैं, और जब जवाब सिर्फ बातों और मामूली सैंक्शंस तक ही सीमित रहा तो क्रेमलिन ने एक बड़ा सबक सीखा कि रेड लाइंस सिर्फ कागज पर खींची गई थीं। इसने भविष्य के लिए दरवाजा खोल दिया। 2014 में क्रीमिया में यह प्लेबुक पूरी तरह से एक्शन में दिखी। यह हाइब्रिड वॉरफेयर था। स्टेप 1, लिटिल ग्रीन मैन यानी बिना पहचान वाले सैनिक भेजकर साफ इनकार करना। स्टेप 2, प्रोपोगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर। स्टेप 3, जल्दबाजी में एक रेफरेंडम करवाना। और फाइनल स्टेप, औपचारिक विलय। यह तेज था, असरदार था, और इसने वेस्ट को पूरी तरह से चौंका दिया था। पहले साफ इनकार। 4 मार्च को कहा, वे तो लोकल लोग थे। फिर जब जमीन पर कब्जा हो गया
तो कबूल कर लिया। 17 अप्रैल। हाँ, रूसी सैनिकों ने समर्थन किया। ये झूठ बोलना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। सच को तब तक नकारो जब तक वो एक ऐसी हकीकत न बन जाए जिससे बदला ना जा सके। और अब इस कहानी का आखिरी पन्ना, प्लेबुक का वो विनाशकारी अंजाम। ये इतिहास में अपनी जगह को लेकर जुनूनी एक अकेले पड़ चुके नेता का आखिरी जुआ, विरासत के लिए खेला गया एक दाव। हर बड़े दाव के पीछे एक बड़ा आइडिया होता है, एक जुनून। पुतिन के लिए ये जुनून था यूक्रेन के अस्तित्व को ही नकारना। उनके अपने शब्दों में वो एक असली देश है ही नहीं, बल्कि रूस की ऐतिहासिक जमीन है। यही विश्वास पूरे आक्रमण की वैचारिक नींव है। और ये थी आक्रमण की ऑफिशियल वजह, नरसंहार से लोगों को बचाना, यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन करना। ये वो भाषा थी जिसका इस्तेमाल एक आक्रामक युद्ध को एक मानवीय मिशन की तरह बेचने के लिए किया गया। एक ऐसा नैरेटिव जो सीधा क्रेमलिन की प्लेबुक से निकला था। इस हमले के बाद दुनिया ने अपना फैसला सुनाया। यूनाइटेड नेशंस में भारी बहुमत से इसकी निंदा की गई, जिससे रूस दुनिया के मंच पर लगभग पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। इस प्लेबुक की कीमत इंसानी जान में 1 मिलियन से ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये रूसी हताहतों की अनुमानित संख्या है, मारे गए और घायल। एक पूरी पीढ़ी जो एक आदमी की विरासत के लिए कुर्बान हो गई। और कीमत सिर्फ जानों की नहीं चुकाई गई। इस जंग ने रूसी अर्थव्यवस्था को $1.6 ट्रिलियन से ज्यादा के नुकसान में धकेल दिया है। सालों की तरक्की मिटा दी गई, भविष्य दांव पर लगा दिया गया। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये एक शानदार रणनीतिकार की चालें हैं जो हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है, या ये एक ऐसे तानाशाह का आखिरी परेशान कदम है जो अपनी ही परछाइयों से डरने लगा है? तो आखिरी फैसला क्या है? हाँ, ये सच है कि उन्होंने एक बिखरे हुए देश को अराजकता से बाहर निकाला, लेकिन उसी देश के भविष्य को उन्होंने एक साम्राज्य बनाने के सपने पर कुर्बान कर दिया। जो कुछ भी बनाया गया था उसे अब नष्ट कर दिया गया है। और इसलिए आखिर में ये एक परेशान करने वाला सवाल बच जाता है, क्या पुतिन ने रूस को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए एक किला बनाया, या अनजाने में उन्होंने अपने ही लोगों के लिए एक कैदखाना तैयार कर दिया है?